हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो क्लास को हम शुरू करते हुए और आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं बाकी की कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और पीडीएफ नोट्स, ई बुक, सीटेट मॉडल पेपर को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और लास्ट में आप लोग ये ज़रूर बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, स्कोर बताने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपको आंसर ऑप्शन में नहीं देना है, यानी कि ए बी सी करके नहीं देना है। आपको आंसर को कंप्लीट लिखना है बेटा। लिखने से क्या होगा कि आपको आंसर याद रहेगा। ठीक है, क्लास के बाद इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है बेटा, बाकी की क्लासेस आपको 14 तारीख के बाद मिलेंगी। फर्स्ट पेपर की जो क्लासेस रह गई हैं मैथ, हिंदी, इंग्लिश की, और सेकंड पेपर की जो क्लासेस हैं वो आपको 14 तारीख के बाद मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, अभी थोड़ा मैं बिज़ी हूँ इसलिए आपको मिल नहीं पा रही। फ़िलहाल आपकी सबकी पीडीएफ बन चुकी हैं, बस क्लासेस होना बाकी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 21, 20 क्वेश्चन हमारे हो गए थे। कहता है कि हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं ये क्षेत्र ऊंचा भी है, सूखा भी है, समतल है। ये क्षेत्र स्थित है शिलोंग मेघालय में है, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में है, शिमला हिमाचल प्रदेश में है, लेह लद्दाख में है। तो ऑप्शन होगा आपका लेह लद्दाख। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और आज के सेशन का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे पहले वाला भी इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आ चुका है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है नीचे दिया गया कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है। ठीक है, तो भालू जैसा दिखता है लेकिन भालू है ही नहीं। ये लगभग 17 से 17.5 18 घंटे, कहीं कहीं 17.5 भी दिखाएगा और 18 भी दिखाएगा, इसलिए आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 17 घंटे भी हो सकता है, 17.5 घंटे भी हो सकता है, 18 घंटे भी हो सकता है। ठीक है बेटा, लेकिन एनसीईआरटी में आपके जो चक्र बना हुआ है टाइम का, वो 17 से 17.5 घंटे बना हुआ है। अगर 18 भी आ जाए तो आप लोग परेशान नहीं होना। ठीक है बेटा, कि शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर और उस वृक्ष की पत्तियों को ही खाता है जिस वृक्ष में वो आराम करता है। इस जंतु की औसत आयु बेटा 40 वर्ष होती है। ये भी पूछ लेता है कि अभी मैं बताता हूँ क्या क्या पूछता है। तथा अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से 8 वृक्ष पर ही निवास करता है। ठीक है, ये बहुत आलसी जानवर होता है। कैसा होता है? आलसी। और इसे अच्छा तैराक भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा तैराक भी बोलते हैं। ठीक, तो उसका नाम हो जाएगा आपका स्लॉथ। अब क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं ये समझ लीजिए। ठीक है, इसकी उम्र, स्लॉथ की उम्र कितनी होती है बेटा? लगभग 40 वर्ष होती है। ये अपने पूरे जीवन काल में कितने वृक्ष पर निवास करता है? तो बेटा 8 वृक्ष पर निवास करता है, और उसी वृक्ष की क्या करता है? पत्तियाँ खाता है। ये हफ्ते में एक बार, 7 दिन में या हफ्ते में, दोनों दोनों लिख सकता है, या तो 7 दिन में या हफ्ते में एक बार पेड़ से उतरता है मूल, ठीक है, मलमूत्र त्यागने के लिए, और उसी वक्त ये क्या करता है? नहाता है, यानी कि उसी टाइम ये तैरता है। तो इसे अच्छा तैराक भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी केवीएस में भी पूछा गया था और आपका सीटेट में भी कई बार पूछ चुका है, इसलिए इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं है। कहता है हमारे पृथ्वी ग्लोब की बात ही गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, ये सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिससे देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। खड़े हैं वे देश कौन सा है? अल्जीरिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया या ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रिया। ठीक, तो आपको बताना है तो कौन सा देश हो जाएगा वो बेटा? अर्जेंटीना हो जाएगा, जिसके हम भांति क्या हैं? उल्टे हैं, या हम जिसके, या ये हमारे से उल्टे हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखो ईवीएस में से 2 क्वेश्चन आपको मिलना ज़रूरी है, एक आपका थीम में से और एक आपका उप थीम में से। ये क्वेश्चन पेपर बिल्कुल आउट है, ऐसे समझिए कि आपको बिल्कुल सबको पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आने वाले, या तो थीम से आएगा या उप थीम से आएगा। एक क्वेश्चन पक्का है बेटा आपका। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। ठीक है बेटा, तो थीमों की संख्या कितनी होती है? थीमों की संख्या बेटा कितनी होती है? 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है। उप थीम की संख्या 6, ये हो गई थीम की संख्या। उप थीम की संख्या कितनी होती है? उप थीम की संख्या बेटा 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। कितनी? 4 होती है। ठीक, अब थीम कौन कौन सी होती हैं? देखो पहली होती है हमारी परिवार एवं मित्र। ठीक है बेटा, दूसरी होती है जल, तीसरी होती है भोजन,
चौथी होती है आश्रय, पांचवी होती है यात्रा, और लास्ट होती है आपकी जो हम सोचते हैं और जो करते हैं। ये आपकी 6 थीम हो गई। अब 4 उप थीम कौन सी होती हैं ये समझ लीजिए बेटा। पहली उप थीम होती है आपकी संबंध, ठीक। दूसरी होती है आपकी संबंध के बाद दूसरी हो गई बेटा आपकी कार्य एवं खेल। तीसरी हो गई आपकी बेटा जानवर, यहाँ पे जंतु भी हो सकता है। चौथी होती है आपकी पौधे, और यहाँ पे वनस्पति भी हो सकता है, ठीक बेटा। अब देख लीजिए, कहता है कि 6 थीमों में से कौन सी 4 हैं। देखो पौधे जानवर ये आपका उप थीम है, इसलिए ये उत्तर नहीं होगा। परिवार होगा, दोस्त यानी कि मित्र भी होगा, भोजन पानी यात्रा ठीक है बेटा, लेकिन दोस्त किस में आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 24। देखो परिवार भी हमारा है, देखो ये है, दोस्त भी है हमारा, बिल्कुल ये है, भोजन भी है, ये है, यात्रा भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका 2 हो जाएगा, बी वाला, ठीक। देखो चीज़ें जो हम सोचते हैं करते हैं ये तो होगा, भोजन होगा, आवास होगा, और पौधे आ गए, ये उपथीम हो जाएगा। चीज़ें, भोजन, पदार्थ, ठीक, जल, भोजन, पदार्थ और यात्रा, ठीक है, ठीक। ऐसी कोई थीम है ही नहीं यहाँ पर, तो फिलहाल हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है कि शिक्षार्थी का पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीका क्या है, ठीक है। अगर हम पोर्टफोलियो बनाना चाह रहे हैं शिक्षार्थी का, तो सबसे अच्छा तरीका आपका क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक। कहता है कि एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, शिक्षार्थियों से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना, एक समय अवधि में शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तर को इकट्ठा करना, ठीक। तो आपको बताना है कि शिक्षार्थी का पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छा तरीका क्या है। देखो शिक्षार्थी का पोर्टफोलियो बनाने के लिए एक समय अवधि में शिक्षार्थियों को कामों के क्या करना, विभिन्न स्तर को क्या करना, इकट्ठा करना। क्या करना, विभिन्न स्तर को इकट्ठा करना। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है, ठीक। कहता है कि ईवीएस पाठ्यक्रम, ओ ये बेटा आपका ऑप्शन ही है, ये थोड़ा रेड कलर का हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। कहता है कि ईवीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। फिर से समझ लीजिए, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस पाठ्यक्रम, जो ईवीएस का पाठ्यक्रम है उसके बारे में सही है। फिर कहता है ईवीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण का एकीकरण है, ठीक। तो बेटा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस के पाठ्यक्रम में क्या सही है ये बता देता हूँ। इसमें आपका पहले क्या आएगा, विज्ञान आएगा, क्या आएगा पहले, विज्ञान, और क्या साथ होगा इसमें एकीकरण के रूप में, एकीकरण के रूप में आपका सामाजिक विज्ञान, और एकीकरण के रूप में आपका क्या हो जाएगा, पर्यावरण हो जाएगा। तो ये 3 देख लीजिए आप ऑप्शन में, बस इसी को याद रखना है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण। ईवीएस पाठ्यक्रम में सामाजिक विज्ञान है और पर्यावरण शिक्षा है, लेकिन इसमें क्या नहीं है बेटा, सामाजिक विज्ञान नहीं है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा एकीकरण है, लेकिन इसमें सामाजिक विज्ञान नहीं है। ईवीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान भी है, इसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, बिल्कुल तीनों ऑप्शन इसी में मिलते हैं, यही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ठीक है बेटा। आगे बढ़ते हैं।
27 क्वेश्चन कहता है कि एक ईवीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल विकसित की जा सकती है? कहता है परिकल्पना बनाना, समालोचनात्मक चिंतन करना, रिकॉर्डिंग, अभिलेखन और सुनने के कौशल और पूर्वानुमान और रिपोर्टिंग कौशल। देखो, इसमें बच्चे से कहा जा रहा है कि आपके पड़ोस में ईंधन पर एक सर्वेक्षण करना है। तो मैं आपको बता दूं बेटा, सर्वेक्षण, जब आप सर्वेक्षण करेंगे तो सर्वेक्षण में क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, डेटा को क्या करते हैं बेटा, रिकॉर्ड करते हैं। कॉपी में क्या करते हैं, रिकॉर्ड। आपने देखा होगा सर्वे करने आपके यहाँ आते हैं, एक कागज़ लेकर आते हैं, आपसे पूछते हैं कि आपके फैमिली में कितने लोग हैं। तो क्या करते हैं, वो डेटा को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं। और कैसे करते हैं, अच्छे से सुनकर करते हैं। ना तो यहाँ पे अनुमान लगाया जाता है, ना ही यहाँ पे कल्पना की जाती है, ना ही यहाँ पे चिंतन करा जाता है, और ना ही पूर्वानुमान लगाया जाता है। देखा होगा ना, जब आपके यहाँ कोई सर्वे करने आ जाता है तो क्या करता है, तो बच्चा भी यही करेगा ना, परिकल्पना नहीं करेगा बेटा। वो क्या करेगा, वो रिकॉर्ड करेगा कि ईंधन के ऊपर क्या क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा, कैसे आया, कैसा ईंधन हुआ, आग जली, मतलब वो इस तरीके से सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेगा। चिंतन नहीं करेगा बेटा वो, और ना ही पूर्वानुमान लगाएगा। वो क्या करेगा बेटा, रिकॉर्डिंग यानी कि अभिलेख करेगा, लिखेगा वो, और क्या करेगा, सुनने को क्वेश्चन पर बल देगा, यानी कि सुनकर एक अच्छे से सुनेगा, उसके बाद रिकॉर्ड करेगा। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। कहता है समीर के पास कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं। ठीक है, प्राकृतिक आपदा के कारण अपने जहाँ पे जो उनका मूल स्थान था वहाँ से क्या हो गए, विस्थापित यानी कि चले गए हैं, और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईवीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? यानी कि क्वेश्चन कह रहा है, यदि आप एक शिक्षक हैं, आपकी कक्षा में जो बच्चे आए हैं वो क्या हुआ, प्राकृतिक आपदा से जुझे हुए हैं, यानी कि अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, कहता है कि धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकें। नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना है। ठीक, आप मतलब हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे कि वक्त के अनुसार वो बदल जाएगा। नहीं बेटा, आपको भी तो कुछ करना पड़ेगा, आप टीचर हैं एक। देखो, शब्द केबल आ गया, मैंने आपको बताया था, जैसे ही सीटेट में शेप केबल मिले आप उसे काट देंगे, ऑप्शन खत्म। केवल विस्थापित शिक्षार्थियों का एक समूह बनाएंगे। आपको ये नहीं करना है, आपको यहाँ पे तो समावेशी का हनन हो जाएगा, आपको सब बच्चों को लेकर चलना है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अब ऐसा भी नहीं करना है कि उन्हें एक तथ्य के रूप में नहीं करना है बेटा। अब बच्चा क्या, चौथा ऑप्शन वो नीचे है आपका, कहता है कि उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने, बिल्कुल समावेशी कक्षा का हनन नहीं करना है, मतलब सभी के साथ मिलकर उनसे बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी समझा करेंगे। तो ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, अब आपको ऐसा भी हो सकता है कि कुछ और ऑप्शन भी ठीक लगता हो। तो सीटेट का ये नियम है कि एक से ज़्यादा ऑप्शन ठीक होते हैं, हमें वो ऑप्शन चुनना होता है जो उन तीनों को अपने अंदर समाहित कर ले। ठीक, आज के सेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कहता है कि फरमान ने अपने शिक्षार्थियों को अपनी कक्षा का मानचित्र खींचने को कहा। ये क्रियाकलाप विकास करने में सहायक होगी। देखो, मानचित्र जब बच्चा सीखता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि मानचित्र से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको ये क्या याद रखना है, दिशा याद रखना है। बच्चा दिशा सीखेगा, दूरी सीखेगा और स्थान सीखेगा, बस इतना सा याद रखना है। मैंने यही आपको टैग बड़े 3 बताए थे। कैसे सीखेगा, जैसे कि बच्चे को कहा जाएगा कि आप अपने घर से निकले, किस साइड में निकले, पूरब की ओर निकले। ठीक, दिशा सीख रहा है, कितनी मीटर पे निकले, फिर मुड़े दायां बायां, इस तरीके से किस जगह से मुड़े और आप अपने कहाँ पहुँच गए, स्कूल पहुँच गए। तो यहाँ से कितनी चीज़ें क्लियर होती हैं, दिशा भी क्लियर होती है बेटा, दूरी भी क्लियर होती है, स्थान भी क्लियर होता है। एक बार अपने अच्छे से समझ लिया तो आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूल सकते। जब भी मानचित्र से क्वेश्चन आएगा आपको 3 टैग वर्ड याद रखना है। देख लो, अब आप पूर्वानुमान और गणना की क्वेश्चन करना, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। पूर्वानुमान से कोई मतलब नहीं, आंकड़ों का अभिलेखन नहीं बेटा, अभिविन्यास, सापेक्ष स्थिति की समझ, बिल्कुल ठीक है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, कहता है भूदृश्यों को खींचने का कौशल, ये भी आपका बिल्कुल गलत है। ठीक है, इन तीनों को याद रखना है, आंसर पे आप लोग पहुँच जाएंगे। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन और कहता है कि निम्नलिखित में से क्या पाठ्यचर्या के विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहता है मार्गदर्शक सिद्धांत नहीं है, किसमें, निम्नलिखित में से पाठ्यचर्या के विकास में। ठीक है, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। देखो, कहता है विद्यालय ज्ञान को बाह्य वातावरण से जोड़ना, बिल्कुल एनसीईआरटी 2005 कहता है कि बच्चे के ज्ञान को उसके वातावरण से जोड़कर पढ़ाना, ऑप्शन ठीक है, उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे नहीं पूछा है। सुनिश्चित करने की अधिगम रटन विधियों से परे हो, बिल्कुल एनसीईआरटी कहता है कि रट्टा मानने से परे हो, यानी कि रट्टा पर जोर नहीं देना है, बिल्कुल ऑप्शन ठीक है, लेकिन उत्तर नहीं होगा, हमसे निगेटिव पूछा है। कहता है कि परीक्षा को आसान बनाना,
परीक्षा को आसान, मार्गदर्शन सिद्धांत में हमसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, मार्गदर्शन सिद्धांत में। ठीक है, देखो बच्चों को लगता होगा सर ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन अगर आपने 5 गौड़ एनसीएफ के पढ़े होंगे तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया है आसान नहीं किया गया है, वहाँ पे क्या किया गया है, लचीला किया गया है इस्तेमाल। आपको ये याद रखना है बेटा। ऑप्शन आपको ठीक लगता होगा, लेकिन उत्तर यही होगा आपका कि परीक्षा को आसान नहीं लचीला बनाया जाए, इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चौथा ऑप्शन कहता है कि पाठ्यचर्या को समृद्ध करना। बिल्कुल, समृद्ध का मतलब होता है जोड़कर पढ़ाना, जोड़कर पढ़ाना, यानी कि पुस्तक तक सीमित न रहे करना, ताकि ये पाठ्य पुस्तक तक क्या ना रहे, सीमित रहे। ये भी एक इसका नियम है आपका। ठीक है, तो 4 नियम आपने सीख लिए, और उत्तर सी क्यों होगा ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आज का सेशन क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बेटा ज़रूर बताएं, और स्कोर ज़रूर बताएं आपने कितना किया है। ठीक है।